नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। पुरुषोत्तम शर्मा मामले में सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि आईपीएस अफसर को कार्यमुक्त कर दिया गया है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का मामला सामने आया था, उन्हें अब हालांकि पद से हटा दिया गया है और इस मामले में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आईपीएस अफसर को कार्यमुक्त कर दिया गया है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो सामने आया था, वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे थे, जमीन पर पटककर पिटाई करने का वीडियो सामने आया था। और इस वीडियो सामने आने के बाद हालांकि पुरुषोत्तम शर्मा ने सफाई भी दी और उसे घरेलू मामला बताया, लेकिन ये वीडियो पिटाई का था, पत्नी की पिटाई का, और इसके बाद एक्शन भी लिया सरकार ने, पुरुषोत्तम शर्मा को कार्यमुक्त कर दिया। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि कानून के खिलाफ, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मसले पर साफ किया है कि ऐसे अफसर बख्शे नहीं जाएंगे, या जो भी कानून हाथ में लेगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्यमुक्त कर दिया है। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शुभा ओझा का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीवी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में, जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है। साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेन की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ी खबर है, पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी महिला आयोग जा सकती हैं। राज्य महिला आयोग का रुख कर सकती हैं पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी, जिनके साथ मारपीट पुरुषोत्तम शर्मा ने की है। और अगर वो महिला आयोग नहीं गई तो ऐसा माना जा रहा है कि खुद महिला आयोग की टीम पुरुषोत्तम शर्मा के घर उनकी पत्नी से जाकर मुलाकात कर सकती है, यानी कि कुछ संज्ञान राज्य महिला आयोग इस मामले में ले सकता है। हालांकि पुरुषोत्तम शर्मा को कार्यमुक्त कर दिया गया है, उनके पद से उन्हें हटा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा के दरअसल 3 वीडियो जो पब्लिक डोमेन में है, उनमें बहुत हद तक बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मारपीट की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जमीन पर पटकने का वीडियो भी वायरल है, इसके अलावा धक्का दे देने का वीडियो भी वायरल है, जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी दीवार से टकरा जाती हैं। इसमें कई और वार्तालाप भी हैं जो वीडियो सामने आए थे इसके बाद। हालांकि पुरुषोत्तम शर्मा लगातार ये सफाई दे रहे थे कि पारिवारिक मसला है, लेकिन वीडियो में बहुत हद तक चीजें साफ होती हुई नजर आई हैं। और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। पुरुषोत्तम शर्मा मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से किसी तरीके की बात मीडिया से नहीं की गई। न्यूज़ 18 ने भी लगातार उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनके घर पर भी जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन अब सरकार की तरफ से उनको लोक अभियोजन के पद से हटा दिया है। लेकिन
तब भी वो मीडिया से बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। न्यूज़ 18 पर पुरुषोत्तम शर्मा है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप लगातार अपनी बात मीडिया से कह रहे हैं, न्यूज़ 18 को बता रहे हैं कि किस तरीके का मामला है, घरेलू मामला है, लेकिन सरकार ने क्यों एक्शन ले लिया इस घरेलू मामले पे? देखिए, सरकार का जो भी एक्शन है मुझे स्वीकार है, और जहाँ तक ये पारिवारिक मामला है, मैं मीडिया को भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये परिवार के अंदर ही सुलझ जाना चाहिए, इनको इतना स्तर पर न बढ़ाया जाए। मैं लगातार अपनी पत्नी से भी संपर्क में हूँ, अपने बेटे से भी कर रहा हूँ, और उनको पूरी स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि यदि वो समझते हैं कि मैं इससे, तो उसको जो उनको स्वतंत्रता है कानूनी कार्रवाई करने के। लेकिन मीडिया ट्रायल के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। ये एक्चुअली दुर्भाग्यपूर्ण मेरे लिए है, और इस दुख को मैं स्वयं सहर्ष स्वीकार करूँगा, क्योंकि लंबे समय से मैं इस दुख को झेलता चला आ रहा हूँ। आज चरमोत्कर्ष है, तो उस चरम सीमा को भी मैं सहन करूंगा। सर, ये कार्रवाई की बात चल रही है कि आपके खिलाफ आपकी वाइफ जो है वो राज्य महिला आयोग भी जाके शिकायत करेंगी। यदि शिकायत होती है तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है, आप पर FIR भी हो सकती है। मुझे कोई शक नहीं। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, उनका अपना एक अधिकार है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, और मैं कभी भी उनके अधिकार के आड़े नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ समझाइश का काम करूंगा, काउंसलिंग का काम करूंगा कि उनके अपने क्या दायित्व हैं वो समझाऊंगा। मैं उनके अपने राइट्स हैं, वो राइट्स का उपयोग करें। मैं उनके अपने दायित्व समझाऊंगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति का सम्मान बढ़ाना है, क्योंकि पति से सब कुछ ले रहे हैं। मैं आज भी वही काम करूंगा। यदि उन्होंने सोच लिया कि पति ने ऐसा किया तो मैं उसका करूंगा, तो उनका अपना अधिकार है, मैं अधिकार के बीच में नहीं आऊंगा। चरित्र पे शक आपकी वाइफ करती है, कहीं ये बड़ी वजह तो नहीं है आपके साथ इस तरीके की हालात आज बन रहे हैं? शक का मैं क्या इलाज करूं, मुझे बताइए। यदि मेरा इस तरह का स्वभाव होता तो मेरे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आ जाती, और ऐसे भूतकाल में ऐसे बहुत सारे IPS अफसर भी हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, लेकिन उनके परिवार में उतने विध्वंस नहीं हुए हैं। मेरा तो कोई शिकायत भी नहीं है किसी की, लेकिन विध्वंस कितना बड़ा है ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विध्वंस किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ता निकालो, आगे बढ़िए। ईश्वर ने हमें सब दिया है, यही तो मैं उन्हें समझाता था पहले, और अभी भी समझाऊंगा। बिल्कुल पुनीत, समझाइश की बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, और अपने परिवार को जोड़ने की उनकी तरफ से कोशिश है। और खुद मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मनोज, पुरुषोत्तम शर्मा, पहली बात यह कि लगातार ये कह रहे थे कि घरेलू मसला है ये, लेकिन हालांकि वीडियो से बहुत हद तक चीजें साफ हो गई थी, पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। दूसरी बात यह कि परेशानी दूसरी तरफ भी बढ़ सकती है अगर राज्य महिला आयोग इस मामले में खुद संज्ञान लेती है तो। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 पे ये कबूलनामा पुरुषोत्तम शर्मा ने किया था कि उनका ही ये वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की जानकारी जब सरकार तक पहुंची और ये सरकार को पता चला कि खुद ये स्वीकार कर लिया है पुरुषोत्तम शर्मा ने कि उन्हीं का वीडियो, यदि वो ये कहते हैं कि ये गलत वीडियो है तो हो सकता है था कि इस पर कोई जांच कमेटी बैठ जाती और जांच होती, या फिर महिला आयोग जो है इस पर कार्रवाई करता, अनुशंसा करता, या पुलिस में शिकायत के बाद जाँच शुरू होती। लेकिन उनको इस पद से हटा दिया गया, एक तरीके से उनको पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया, उनको किसी तरीके की किसी डिपार्टमेंट की किसी ब्रांच की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अभी महिला आयोग क्योंकि सक्रिय है इस मामले में, संज्ञान महिला आयोग ने जो लिया है उसके बाद जो है महिला आयोग इस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी उनकी लगातार संपर्क किया जा रहा है उनकी पत्नी से। हो सकता है कि महिला आयोग जो है उनकी पत्नी शिकायत करने के लिए पहुंचे, क्योंकि महिला आयोग में वो शिकायत नहीं हुई है जिस शिकायत की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। अब वो शिकायत करने पहुंचती हैं तो ठीक है, वरना महिला आयोग की पदाधिकारियों का और सदस्यों का ये साफ तौर से कहना है कि यदि महिला आयोग उनकी पत्नी नहीं आती है तो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए वो उनके अलकापुरी घर भी जा सकती हैं। लेकिन अब ये आगे किस तरीके से ये पूरा मामला जाएगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा पक्ष जो है उनकी पत्नी का है कि उनकी पत्नी क्या चाहती हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो सामने निकलकर सामने आया। पुरुषोत्तम शर्मा ने न्यूज़ 18 से कहा है कि वो परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार पत्नी और बेटे से बातचीत करने का काम कर रहे हैं, और 12 साल से उनकी यही कोशिश रही हो। यही कारण है कि उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पत्नी को करोड़ों का मकान उनकी रजिस्ट्री उनके नाम पे कराई है, तो वो जोड़ने का काम परिवार की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने परिवार को ये विकल्प भी दिया है कि वो चाहे तो उनके खिलाफ
क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, वो उन पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। और साथ में यदि उनको कोई परेशानी है या उनको कोई दिक्कत है तो वो तलाक भी ले सकते हैं। बिल्कुल मनोज, हम सुन रहे थे पुरुषोत्तम शर्मा कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उनके और वो अपने उन राइट्स का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो वीडियो सामने आए हैं वो एक ये पहलू भी कह सकते हैं हम कि इस मामले में कोई सियासत शुरू ना हो जाए, विपक्ष के हाथ कोई मसला ना लग जाए, उससे पहले ही सरकार ने इस मामले में एक्शन भी ले लिया और पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से भी हटा दिया गया। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। वक्त एक छोटे और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से है। मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान आया। कांग्रेस नेताओं को उन्होंने राष्ट्रद्रोही बता दिया। उन्होंने कहा कि ये देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच चुनाव है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी में हैं, राष्ट्रवाद से विमुख लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो मंत्री उषा ठाकुर का ये विवादित बयान है। वो कह रहे हैं कि ये देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच चुनाव है। दरअसल इस चुनावी सीजन में कई बार जुबान फिसलती भी और कई बार जानबूझकर ऐसे बयान भी दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह का बयान है ये आपत्तिजनक भी है। उषा ठाकुर, मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि ये देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच चुनाव है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी में है और राष्ट्रवाद से विमुख लोग कांग्रेस के साथ हैं। यानी कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशभक्त नहीं है, ये कहना आपत्तिजनक भी है। राखी ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही होंगे भैया? हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ भोपाल से। अनुराग, मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान कि जो बीजेपी के साथ है वो देशभक्त है और बीजेपी के साथ अगर आप नहीं है तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, क्या ये अपने आप में सवाल है? यानी कि जो भी किसी भी दल से अगर बीजेपी में कोई आ गया तो वो राष्ट्रभक्त हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर पूरे मामले को अपने तर्क देती हुई नजर आ रही है, उन तर्कों पर अब सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि यदि कोई विपक्ष में है तो क्या वो देश द्रोही दल होगा। ये पहला मौका नहीं है जब उषा ठाकुर ने इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले वो आदिवासी जयस संगठन को भी आदिवासी आतंकवादी संगठन करार दे चुकी हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब बवाल मचा तो उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन अब उन्होंने पूरे विपक्षी दल को ही राष्ट्रद्रोही करार दिया है। साफ तौर पर ये पूरा का पूरा मामला सियासी ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन इस तरह की भाषा क्या उपचुनाव के अंदर महसूस या इसको माना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जता रही है और खुद उषा ठाकुर के बयानों पर कांग्रेस पार्टी ने एतराज जताया। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार अति उत्साह में भी ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, वैसा मसला भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि जानबूझकर स्ट्रेटजी के तहत पार्टी ही ऐसे बयान दिलवाती है मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, ये भी संभव है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अक्सर चुनावों के दौरान इस तरीके के बयान सुनाई देते हैं। इससे पहले नंद कुमार सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी बताया था। कमलनाथ पीसीसी चीफ को भी उन्होंने आतंकवादी कहा था। इस तरीके के बयान और जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल इस बार चुनाव से पहले राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि ये राजनीतिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं, रहिएगा। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, कोई भी शख्स हो, लेकिन इस तरह का बयान थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि जो बीजेपी में है वो देशभक्त हैं और जो बीजेपी में नहीं है वो देशद्रोही हैं। ये कैसे संभव? और ये मतलब समझाइए जरा, ये तर्कपूर्ण नजर नहीं आती ये बात।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये कहा होगा कि जो बीजेपी में है वो देशभक्त हैं और जो बीजेपी में नहीं है वो देशद्रोही हैं। और ये मंतव्य न भारतीय जनता पार्टी का रहा है ना है, क्योंकि कई संगठन राजनीतिक दल के तौर पर ऐसे हैं जो भाजपा में नहीं है और हमारे एनडीए में हैं, या जिनके साथ में हमारा गठबंधन रहा है। तो हमने ऐसा तो कतई ना उनका कहना होगा ना से मतलब होगा, जो उन्होंने कहा होगा मैंने पूरा सुना नहीं। रजनी जी, रोक माफी के साथ, आप चाहें तो मैं दोबारा भी वो बाइट या वो वाक्य आपको सुनवा सकता हूं। हो सकता है कि कई बार जुबान भी फिसल जाती है, या फिर ये भी होता है कि कई बार अति उत्साह में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए। सुन लीजिएगा जरा रजनी जी। ये वैचारिक युद्ध है, ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही होंगे। हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। ये वैचारिक युद्ध है। जी रजनी जी, अब आपका रिएक्शन आपने सुना होगा, लगभग पहली ही लाइन वो थी। नहीं तो मुझे जब सवाल पूछा कि क्या वो देशद्रोही हैं, तो उन्होंने कहा विचार करना चाहिए। उन्होंने तो नहीं कहा कि देशद्रोही हैं। और उन्होंने जो कहा कि वैचारिक युद्ध है चुनाव में भी, तो स्वाभाविक है कि विचारधारा का युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। और जो बात कही कि राष्ट्र की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, देश के विरोध में काम करती हैं, तो इसमें भी मुझे कोई कहने में संदेह नहीं कि इस देश में कुछ ऐसी राष्ट्रघाती शक्तियां हैं जो लगातार चुनाव को प्रभावित करने का काम करती हैं। इसमें कोई संकोच नहीं। तो देश तोड़ने वाली, समाज तोड़ने वाली सेंटेंस था उषा ठाकुर का कि ये जो निर्वाचन है वो देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, उषा ठाकुर मंत्री हैं और उनके जरिए शायद आपको तक भी वो बयान पहुंच गया होगा जो उषा ठाकुर कह रही हैं, आपत्तिजनक तो है ही। आपका रिएक्शन इस पर पहला। जी, ये घृणास्पद राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो घृणा और नफरत का जहर लेकर जो है 24 घंटे थूकते रहते हैं, उन लोगों की भाषा यही है, उन लोगों की शैली यही है। और जब राष्ट्रवाद की बात करनी है तो जो है, जो लोग गवाहियां दे रहे थे भगत सिंह के खिलाफ, वो राष्ट्रवादी होने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? जो अंग्रेजों से लिखकर माफिया मांग रहे थे, वो राष्ट्रवादी होने का किस आधार पर दावा कर रहे हैं? जब देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था और जो लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे, वो लोग आज राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को चीर के उसके 2 टुकड़े कर दिए, वो जो है राष्ट्रद्रोही हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये जो बातें हैं, ये उन बड़बोले लोगों की बातें जिनके पास केवल जुबान है, उठाई थी वो तालू से जड़ दी। इनके पास ना सोच है, ना समझ है, ना ये राष्ट्र को समझते हैं, ना राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? क्या आप जो है देश की पूरी ट्रेनें बेच दो, ये राष्ट्रवादी लोग करते हैं। आप जो है स्टेशन बेच दो, ये राष्ट्रवादी लोग करते हैं। देश की बनी बनाई संस्थाएं बेच दो, ये राष्ट्रवादी लोग करते हैं। देश की जो है फायदे में चलने वाली कंपनियां आप जो है मिट्टी मोल बेच दो, ये राष्ट्रवादी लोग करते हैं। ये जो है, ये समझ देश को आ चुकी है, इसलिए अब ज्यादा देर तक मूर्ख लोग नहीं बनने वाले हैं। चल ठीक है भूपेंद्र जी, शुक्रिया आपका। रजनी जी थे हमारे साथ, आपका भी बहुत धन्यवाद। मसला उस बयान को लेकर है उषा ठाकुर के, जिस पर अब स्वाभाविक है वो कह रही कि ये देशद्रोही और देशभक्तों के बीच का निर्वाचन है, यानी कि इसमें तय होगा कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। एक लिहाज से कह सकते हैं आप। अगली खबर का रुख करेंगे। सतना से खबर है ये, सतना में जहां गोली लगने से एक युवक की मौत के बाद लाठीचार्ज हुआ और जिसके बाद पथराव भी हुआ। बता दें कि सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को निलंबित कर दोनों को पुलिस लाइन से अटैच कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, इसकी अब निष्पक्ष जांच होगी। वहीं एसपी ने कहा कि सर्विस रिवॉल्वर को जब्त कर और थाने के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित कर लिया गया है। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का निवासी था और पुलिस ने कल दोपहर उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था।
रात 9 बजे रामहित को घायल अवस्था में सतना लाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली बताई जा रही है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। होगी सीधे जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज होगी, न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर। सोचे समझे और गोली चला के और लॉकअप के अंदर मर्डर कर देना, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार हत्या में जितनी सजा हो सके उतनी टीआई को मिलना चाहिए प्रभारी, और उसके बाद पूरे परिवार को उसके पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से राशि मिलना चाहिए, और जो भी हो जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो इस टीआई को मिलनी चाहिए, मेरा यही कहना है। और कलेक्टर साहब को यहाँ आना चाहिए इतनी बड़ी घटना में, और कलेक्टर साहब आकर के जो भी मांग है जुडिशियल जांच की उनको पूरा आके आश्वासन। सर यहाँ पे लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, क्या वजह क्या है सर? सर प्लीज सर काम करने दीजिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।